नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है आज शुरू करने वाले हैं आपकी जो है एसएसटी की जो शिक्षण विधियां हैं उनको, ठीक है। जिनके भी जो एसएसटी जो है एज ए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उन सब के एसएसटी आएगा और एसएसटी में आपके आएगी शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं और 20 भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, 10 से लेकर 20 के बीच में कितने भी मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि अध्यापन के दौरान कक्ष में अधिगम को उन्नत बनाने के लिए शिक्षार्थियों के मध्य वाद विवाद का आयोजन करवाने से अत्यधिक लाभ होता है, सिर्फ निम्न के अलावा। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके अलावा जो है वाद विवाद प्रतियोगिता से जो है विद्यार्थी या जो शिक्षार्थी है उसको लाभ होता है। सबसे पहले छात्रों को पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, बिल्कुल। वाद विवाद से जो है छात्र होंगे उनको पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित होता है तथा पाठ्य वस्तु पर उन्हें चिंतन करने का अवसर उपलब्ध होता है, बिल्कुल। वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उससे जो है चिंतन करने का अवसर जो है छात्रों को मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। फिर व्यर्थ में शिक्षक एवं कक्षा का समय नष्ट होता है, तो ये वाद विवाद का जो है फायदा नहीं है, ये जो है लाभ नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है कि किसके अलावा, यानी कि सिर्फ निम्न के अलावा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अलावा हर चीज जो है वाद विवाद में फायदेमंद है। शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने और उसको उन्नत करने का अवसर उपलब्ध होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां भी जुड़ सकते हो और आगामी दिनों में हम जो स्टडी मटेरियल वगैरह वहां शेयर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्ष में कौन सी क्रिया होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करता है तब जो है कक्ष में, यानी कि प्रवेश करते ही कक्ष में कौन सी क्रिया होती है? उत्तर जो है ऑप्शन आपके सामने है, सोच के रखें। सबसे पहले शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति, बिल्कुल। देखो ध्यान रखना, जब भी कोई शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही कक्ष में शिक्षक द्वारा कक्षा के आकार की अनुभूति की जाती है कि कितने बच्चे आए हैं, ठीक है। जैसे मैं अब क्लास में जा रहा हूं तो मैं सबसे पहले देखता हूं, पूरी नजरें जो है अपनी क्लास में जाती है कि कितने बैठे इधर, कितने इधर बैठे, ठीक है। जैसे कोई एक नहीं आता कि आज वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो स्टूडेंट बताते हैं कि इसलिए नहीं आया। तो सबसे पहले कक्षा में प्रवेश करते ही शिक्षक को क्या दिखता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा के आकार की अनुभूति की जाती है कि कितने बच्चे आए हैं, कम क्यों आए, ज्यादा क्यों आए हैं, ठीक है। छात्रों से पूरे ज्ञान की प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, यह भी नहीं है। छात्रों से प्रश्न पूछना, आते ही कौन प्रश्न पूछता है। फिर छात्रों से विचार विमर्श करना, तो ये बाद की बात है। बात है प्रवेश करते ही, तो प्रवेश करते ही जो है शिक्षक कक्षा के आकार की अनुभूति करेगा। अगला क्वेश्चन है CAI, ठीक है। क्या है CAI? इसका पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछिए CAI की, ठीक है। CAI की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है आपकी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या है इसकी इंग्लिश वर्जन भी याद रख सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में बात करें तो जो है इसके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, ठीक है। कंप्यूटर सहायता प्रदान प्राप्त अनुदेशन या फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपकी CAI की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके प्रस्तुतिकरण का स्तर किस प्रकार का होता है? अगर आपको क्लास जो है अच्छी लगे तो लाइक कर दो, जितने अच्छे लाइक होंगे उस वजह से जो है अपन जो है इसको सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर क्या होता है? तो पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण यानी कि उसको बनाने का जो है क्या क्या स्तर होना चाहिए? स्मृति स्तर होना चाहिए, बिल्कुल। बोध स्तर होना चाहिए, बिल्कुल। चिंतन स्तर होना चाहिए, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीट में एक आप जो है चीज देखोगे वो ये कि उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 30 में से 2-3 आते ही रहते हैं। तो ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में स्मृति, बोध और चिंतन तीनों स्तरों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? कंप्यूटर क्या है? तो देखो कंप्यूटर हम कोई जो है दृश्य जो है वो दिखता भी है और हम उसमें सुनते भी है। तो ये आपकी सर्वे दृश्य दोनों प्रकार की, ठीक है। तो देखो सिर्फ सर्वे नहीं, सिर्फ सर्वे कौन सा होती है? जैसे रेडियो वगैरह है, ठीक है। सिर्फ दृश्य कौन सी होती है? सिर्फ दृश्य होते हैं जैसे बुलेटिन बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारे के सारे।
बुलेटिन बोर्ड, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिर्फ दृश्य। तो ये किस प्रकार का कंप्यूटर, सर्वे एवं दृश्य सामग्री। ठीक है, कौन सी प्रकार की है, सर्वे एवं दृश्य, यानी कि इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों जो है माध्यम से सूचना ग्रहण कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और टीवी दोनों के दोनों सर्वे दृश्य या दृश्य सर्वे सामग्रियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अशाब्दिक संप्रेषण का क्या है, प्रकार है। अशाब्दिक का मतलब हो गया शब्दों का प्रयोग नहीं हो, शब्दों का प्रयोग नहीं हो, मतलब ऐसा संप्रेषण मतलब एक प्रकार से सूचना का आदान प्रदान जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो, वो निम्नलिखित में से कौन सी है। मौखिक संप्रेषण, तो मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, आपका जो है बोलकर हम बताते हैं, तो ये तो शब्दों का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल होता है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, अब बात करें अपन लिखित संप्रेषण की, तो लिखित संप्रेषण में भी क्या होता है, शब्दों का यूज होता है। बात यहाँ बोलने और लिखने की नहीं है, वो बात दोनों की है कि शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे बोलकर भी नहीं और लिखकर भी नहीं, तो ये भी नहीं है। फिर संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण, बिल्कुल सही बात है। जब हम संकेतों में करते हैं ना, इशारे करते हैं, उसमें अपन ना तो कुछ लिखते हैं शब्दों को, ना शब्दों को बोलते हैं, तो शब्दों में अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार क्या हो गया, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण, यानी कि संकेतों में बातचीत करना, जिसमें ना तो हम शब्दों का प्रयोग लिखकर कर रहे हैं ना बोलकर। टेलीफोन द्वारा, तो इसमें हम बोलकर कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक मिनट वापस लिख देता हूं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुल मिला के हम बात करें तो कंप्यूटर से मतलब है, इसका किस्सा है कंप्यूटर से। ठीक है, सूचना में प्रौद्योगिकी होती है ना, तो कंप्यूटर से बात है कि निम्न में से कौन सा आईसीटी या कंप्यूटर का पाठ्य सहगामी उपयोग है। शिक्षकों का वेतनमान तैयार करना, तो क्या कंप्यूटर से शिक्षकों का वेतनमान जो है तैयार होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन बात आईसीटी की जो है कहां से हो रही है, पाठ्य सहगामी उपयोग से हो रही है। तो इसका पाठ्य सहगामी में तो कोई है, पाठ्य सहगामी का मतलब है पढ़ने में, क्या वेतन, शिक्षकों का वेतन बनाना क्या पढ़ने से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर बात करें स्कूल पत्रिका प्रकाशन, तो ये जो है पाठ्य सहगामी प्रक्रिया है, ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, परिणाम व रिपोर्ट बनाना भी आईसीटी का उपयोग है, लेकिन ये पाठ्य सहगामी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पाठ योजना निर्माण आईसीटी का जो है कार्य नहीं है, अध्यापक स्वयं बनाता है अपनी डायरी में, तो ये तो गलत हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से नोट करने जैसा, कि आईसीटी है जो इंफॉर्मेशन एंड जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कह सकते हो। तो इसमें जो है आपका जो है पाठ्य सहगामी जो उपयोग क्या है, कि स्कूल पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, शिक्षकों का वेतन, परिणाम व रिपोर्ट, ये सारे के सारे भी आईसीटी के उपयोग है, लेकिन बात यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रिया से है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि, मतलब कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, कक्षा में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर कक्षा उसमें विद्यार्थियों के अधिगम के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए जो शिक्षार्थी है उनको अधिकाधिक जो है अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर का मतलब है, जैसे हम घर में जैसे रहते हैं ना, घर में जो अपना रिश्ता होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक होता है, कैसे भी बोलने की आजादी होती है, वैसा माहौल जो है आप अगर कक्षा में करते हो तो आपको जो है विद्यार्थियों का जो उच्च स्तर है अधिगम का, वो बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी जो है कक्षार्थियों का श्रुतलेख लिखवाना चाहिए, तो ये भी नहीं है। कक्षा में गृह कार्य करने को कहना चाहिए, ये भी नहीं, उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है, या कारण युक्त तथा प्रभावशाली चिंतन है। देखो, आलोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है,
का कारण युक्त तथा प्रभावी चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन के उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो देखो, आलोचनात्मक चिंतन जो है एक प्रकार से जो है हर पहलू पर गौर करके जो है उस चीज का गुण दोष को देखकर चिंतन करना है। तो ये जो आपकी परिभाषा है कि आलोचनात्मक चिंतन क्या करना है या किस पर विश्वास करना है या का कारण युक्त तथा प्रभावी चिंतन है, और ये परिभाषा दी आपकी रॉबर्ट एनिस ने। किसने? रॉबर्ट एनिस ने दी। अगला क्वेश्चन है, सत्रांत में किए जाने वाले मूल्यांकन को हम डैश मूल्यांकन के रूप में जाने जो है मानते हैं। सत्रांत क्या होता है? सत्रांत मतलब सत्र का अंत। सत्र का अंत यानी कि सत्र के अंत में, पूरे सेशन के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है, अपने को पता है उसको क्या कहते हैं अपन? योगात्मक आंकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक आंकलन। लेकिन जो है आपके जो है ऑप्शन में कहीं भी योगात्मक नाम नहीं दिया हुआ, तो योगात्मक आंकलन का दूसरा नाम होता है आपका संकलनात्मक आंकलन। कौन सा? संकलनात्मक, यानी कि पूरी चीजों का संकलन करने के बाद में आंकलन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक आंकलन। इसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम होता है योगात्मक आंकलन, जो सत्र के अंत में किया जाता है। सत्र के दौरान जो आंकलन किया जाता है, ये क्या होता है? सत्र के दौरान इसको कहते हैं निर्माणात्मक, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है रचनात्मक। क्या होता है? रचनात्मक या निर्माणात्मक। सत्र के अंत में किया जाता है, उसको योगात्मक या संकलनात्मक कहते हैं। निदानात्मक उस आंकलन को कहते हैं जिसमें हम छात्रों के जो है अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाते हैं, ठीक है। किसका? कारणों का पता, कि अधिगम में कठिनाई का कारण क्या है, तो वो होता है आपका निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन में डैश पर बल दिया जाता है। तो मूल्यांकन में जो है किस पर बल दिया जाता है? तो देखो, सबसे उपयुक्त कथन आपको चुनना है। तो उत्तर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रा, गुण व मूल्य पर। यानी कि मूल्यांकन में आप जो है मात्रा यानी कि जो मात्रात्मक जो आपके पहलू है उन पर भी ध्यान देते हैं, गुण यानी गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान देते हैं, और मूल्य यानी कि उस चीज का मूल्य क्या है उस पर भी ध्यान देते हैं। तो ध्यान रखना, मात्रा, गुण और मूल्यांकन तीनों का मात्रा, गुण और मूल्य तीनों का ही जो है सम्मिलित रूप है, उसको कहते हैं मूल्यांकन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए डैश मूल्यांकन को महत्व दिया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक जो है पक्ष है उसके मूल्यांकन के लिए जो है किसको महत्व दिया जाना चाहिए? तो ध्यान रखना, अब हम बात करें प्रायोगिक पक्ष की, तो प्रायोगिक पक्ष आप जो है निरंतर चलने वाले मूल्यांकन से पता कर पाओगे। किससे? निरंतर चलने वाले, ठीक है, निरंतर चलने वाले। और जो भी जो है निरंतर चलता है उसको कहते हैं आप कौन सा? निर्माणात्मक, ठीक है, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है रचनात्मक। क्या होता है? रचनात्मक। तो ध्यान रखना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है उसको महत्व दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के साधन है। मूल्यांकन के कौन कौन से साधन है जिनसे मूल्यांकन किया जा सकता है? लिखित परीक्षाएं, बिल्कुल, लिखित परीक्षाओं से हम जो है मात्रात्मक मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से भी हम मूल्यांकन करते हैं, जैसे आरएस वगैरह की परीक्षा होती है उसमें इंटरव्यू से भी मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नावली विधि किसके द्वारा दी गई? वुडवर्थ के द्वारा, और इस विधि से द्वारा भी जो है आपका मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नावलियां कई प्रकार की होती है, जैसे खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तो जो प्रश्नावली, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, ये सारे के सारे आपके मूल्यांकन के ही साधन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि कौन सी है? बात हम प्रमापीकृत विधि की करें तो प्रमापीकृत विधि क्या होती है? प्रमापीकृत विधि वो होती है जो एक निश्चित नियमों व मानदंडों पर आधारित हो। निश्चित नियमों व मानदंडों पर आधारित हो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो प्रमापीकृत विधि वो होती है जो निश्चित नियमों व मानदंडों पर आधारित हो, यानी कि पहले से कोई निश्चित नियम हो, ठीक है। संचयी अभिलेख ये जो है क्या होता है? एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड होता है विद्यार्थी का, जिसमें कोई मानदंड नहीं होते। आपने बच्चे को देखा कि अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसमें लिख दिया, अनुशासन सही रखता है तो उसमें लिख दिया, तो इसमें कोई जो है फिक्स मानदंड नहीं होते, ठीक है। प्रश्नावली में भी कोई निश्चित मानदंड नहीं होते, ठीक है। आत्मकथा में भी कोई निश्चित मानदंड नहीं होता, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण आपकी प्रमापीकृत विधि है। क्यों? क्योंकि बुद्धि परीक्षण में जो एक निश्चित नियम और मानदंड होते हैं, जैसे कि 100 से जो है 110 वाला जो है सामान्य बालक होगा, ठीक है, 140 प्लस वाला प्रतिभाशाली बालक होगा। तो ये जो एक निश्चित जो है
क्या होते हैं, मानदंड होते हैं। इन्हीं पर जो है ये परीक्षण किया जाता है। तो जो भी परीक्षण एक निश्चित नियम और मानदंडों पर किया जाता है उसको कहते हैं परमापिकृत विधि। और परमापिकृत इनमें से कौन सी, आपकी बुद्धि परीक्षण। इसके अलावा जो है व्यक्तित्व परीक्षण भी क्या है, परमापिकृत है, ध्यान रखना। व्यक्तित्व है परीक्षण। सृजनात्मकता परीक्षण भी क्या है, आपकी परमापिकृत है, ध्यान रखना। ये जो भी परीक्षण बुद्धि, व्यक्तित्व है, सृजनात्मकता जो है आपके परीक्षण, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परमापिकृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मतलब जो कंप्यूटर है उसका उपयोग जो शिक्षा में है उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो आईसीटी है उसकी वजह से बड़ी संख्या में शिक्षार्थी है उनको शिक्षा से जोड़ना संभव होता है, बिल्कुल। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये गलत है। आईसीटी भले ही जो है कंप्यूटर जो है ना आपके, वो भले ही जो है आ जाए स्कूल में, लेकिन फिर भी अध्यापक की जरूरत तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अध्यापक की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि आपको गाइड कर सके, आपको जो चलाना सिखा सके। तो ऐसा नहीं है कि आईसीटी आने से जो है अध्यापक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अध्यापक की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी। तो यहां गलत पूछा था, तो गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, बिल्कुल। अध्यापक की जो भूमिका वो सहजकर्ता हम या फिर हम कह सकते हैं सुविधाकर्ता की रहेगी, ध्यान रखना। यानी वो बालकों को या जो शिक्षार्थी है उनको सुविधा दाता होगा, उनको सुविधा देने का कार्य करेगा, सहजकर्ता के रूप में कार्य करेगा। ये बात बिल्कुल सही है। फिर शिक्षा ज्यादा प्रभावी होगी, बिल्कुल। आईसीटी के उपयोग से शिक्षा ज्यादा प्रभावी होगी, तो बिल्कुल होगी। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि आईसीटी द्वारा कौन सी जो है शिक्षा प्रभावित किस प्रकार से होती है। धार्मिक भावनाओं से, तो ये तो है नहीं। सामाजिक स्थिति से, बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से, ये भी नहीं है। कंप्यूटर शिक्षण कौशल व प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से, बिल्कुल सही बात है। जो आईसीटी है उसके द्वारा शिक्षा जो है कैसे प्रभावित होती है, उससे शिक्षा इसलिए प्रभावित होती है कि कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर शिक्षण में कौशल जो है, मतलब दक्षता हासिल करने के जो प्रोग्राम है और कंप्यूटर है, इन दोनों से जो है आईसीटी के क्षेत्र में क्या होगी, शिक्षा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर, आईसीटी सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर जो है ऑप्शन के हिसाब से अध्यापक में क्या जो है परिवर्तन आएंगे। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ये तो गलत है, ऊपर बात कर चुके। अध्यापक पर कार्य भार अत्यधिक हो जाएगा, तो यह भी गलत है। अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता, ऊपर बात कर चुके अपन कि अध्यापक की जो है भूमिका एक या तो सहजकर्ता की, किसकी, सहजकर्ता की, या होगी सुविधा प्रदाता की। तो ध्यान रखना, आईसीटी सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता की रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अध्यापक क्या होगा, सुविधादाता या सहजकर्ता के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या आधारित उपागम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन बातों को शामिल किया जाता है। समस्या आधारित उपागम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन बातों को जो है शामिल किया जाता है। सबसे पहले शिक्षण का बल समय पर होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षण का बल समस्या पर होना चाहिए, गलती से समय पढ़ लिया मैंने। शिक्षण का बल समस्या पर होना चाहिए, बिल्कुल। सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान की प्रक्रिया तथा चरणों का क्रमबद्ध समावेश करना, बिल्कुल। समस्या समाधान और निर्णय क्षमता को सामाजिक जीवन में उपयोग करने लायक बनाना, बिल्कुल। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कि समस्या समाधान आधारित उपागम के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या कौन कौन सी बातें सही होना चाहिए। सबसे पहले जो शिक्षण है उसका बल जो है समस्या पर होना चाहिए, ठीक है। समस्या पर मतलब समस्या समाधान पर होना चाहिए। फिर सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान की प्रक्रिया तथा चरणों का क्रमबद्ध समावेश करना। फिर समस्या समाधान और निर्णय क्षमता को सामाजिक जीवन में उपयोग करने लायक बनाना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को एकीकृत करना, बिल्कुल। या छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, बिल्कुल है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, बिल्कुल। छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि सामाजिक अध्ययन जो है एसएसटी है, उसके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना और छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है।
समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर या विशिष्ट अध्ययन पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो जो सामाजिक अध्ययन है वो आपका जो है बल देता है समन्वित ज्ञान पर। किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर देता है। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को कि सामाजिक अध्ययन जो है आपका समन्वित ज्ञान पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित तथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी आप मूल्यांकन विधि का चुनाव करोगे उपयोग करने के लिए, उसको जो है उस समय जो है अध्यापक को निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों की रुचि पर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मूल्यांकन विधि में अगर आप छात्रों की रुचि देखोगे तो फिर जो है मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर छात्रों के गृह कार्य का, तो गृह कार्य का मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर बात करें छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, तो ये भी जो है बिल्कुल गलत है। उत्तरोत्तर की विधि अथवा साधन वैध होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको उत्तर पहला भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है, भले ही दूसरा तो नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान रखना मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को जो है उस विधि की अथवा साधन की जो है वैध होने का जो है ध्यान रखना है। कि वैध होने का मतलब क्या है? कोई चीज वैध कब है? कि जिस काम के लिए उस विधि का चयन किया जा रहा है उस कार्य को वो पूरा करे। ठीक है, अगर छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का जो है मूल्यांकन करने के लिए कोई विधि का चयन किया जा रहा है, तो मूल्यांकन पक्ष जो है वो जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका अध्ययन अच्छे से करे। वो कुल मिलाकर क्या होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए। अगर वो वैध है तब आप जो है उस विधि का चयन करें। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मूल्यांकन से संबंधित सत्य कथन है। तो मूल्यांकन से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है। बिल्कुल। मूल्यांकन जो है छात्रों के व्यवहार में भी परिवर्तन कर सकता है। विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। तो एक बात ध्यान रखना, मूल्यांकन का उद्देश्यों से जो है घनिष्ठ संबंध होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों की विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता, ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है? वापस देखो, परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांक में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है? तो ऐसी परीक्षा आपकी विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है। वैध कौन सी होती है? जिस हेतु परीक्षा का निर्माण किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए, उसको पूरा करे। विभेदकारी कौन सी होती है? कि जिस जो है बच्चों में विभेद कर सके कि कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन सा जो है इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। ठीक है। विश्वसनीय यानी कि प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आए। व्यापकता क्या होती है? कि इसका क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, कोई सीमित जगह जो सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, बहुत बड़े दायरे में मूल्यांकन होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन द्वारा होता है। तो मूल्यांकन द्वारा मापन होता है, बिल्कुल। मूल्य का निर्धारण होता है, बिल्कुल। ग्रेडिंग भी होती है, बिल्कुल। ग्रेडिंग जो है एक प्रकार का मापन ही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। मूल्यांकन में मापन, मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग तीनों होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम अगले जो है वीडियो में देखेंगे कि मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने का जो कारण क्या? मूल्यांकन है तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने तो बिल्कुल। जो भी प्रश्न पत्र बना रहे हो उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, जिसके अनुसार जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, कितने लघुत्तरात्मक होंगे, कितने निबंधात्मक होंगे, कौन ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होगा, कौन जो है आपका भावात्मक उद्देश्य से संबंधित होगा। ये सारा का सारा आपको ब्लूप्रिंट में मिलता है। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने का कारण है कि प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाना। तो ये जो है आज के 25 क्वेश्चन थे एक डेमो क्लास के रूप में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें। लाइक करते हो तो हम जो अगली क्लास और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।